जय हिंद। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि किस तरह से यूपीएससी ने इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं और हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आने वाले टाइम में इनका नंबर बढ़ सकता है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, सो डैट कल अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकें। आज के सेशन में हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि लास्ट सेशन के बाद कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि यूपीएससी तो कभी कोई हिंट देता ही नहीं है, हम किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम के थ्रू कोई फ्यूचर एग्जाम के लिए कोई एक एनालिसिस या एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जो स्टूडेंट्स इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते यूपीएससी जैसे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये लोग पीवाईक्यूज को नजरअंदाज करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं समझते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड ना। कहीं तो आपको एक बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी ना कि हाँ चलो इस टाइप के अगर क्वेश्चन यूपीएससी ने कभी डाले हैं, एटलीस्ट मैं इसके लिए तो प्रिपेयर्ड रहूं। नहीं आते हैं, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर देता है यूपीएससी, वो अलग चीज है। बट आप ये कहो कि पीवाईक्यूज के थ्रू मैं कोई एनालिसिस ही नहीं करूंगा, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकालूंगा, वो एक बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट है। तो प्लीज इस तरह का माइंडसेट मत रखो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप नहीं एनालिसिस करना चाहते, नहीं कंक्लूजन निकालना चाहते, कल क्वेश्चंस इस टाइप के आ गए तो लेटर ऑन आपके पास रिग्रेट के सिवाय और कोई चारा नहीं रहेगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जिन स्टूडेंट्स ने कल स्टार्ट होने जा रहे लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर दिया है, उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और कल के सेशन की टाइमिंग सब ऐप में अपडेट कर दी गई हैं, तो आप लॉग इन करके उसको चेक कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के थ्रू उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप में से कोई और रजिस्टर करना चाहता है तो आज रजिस्टर कर सकता है। कल से क्लासेस उसकी या सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। देखो, जो इस बार 5 नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं लेकिन टोटल नंबर उनका 5 है। उनके ऊपर एक बार नजर मारते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि क्या कोई स्पेशल टाइप की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है या किस टाइप का हमें माइंडसेट रखना है। एक क्वेश्चन तो जो नया टाइप का आया है वो ये है कि भाई आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसके बाद 2 और स्टेटमेंट्स हैं और इनके बीच में आपस में रिलेशन पूछा हुआ है। किस तरह से कि ऑप्शन ए है कि स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट, कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों जो हैं स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करती हैं। उसके बाद बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, कि दोनों सही हैं बट उनमें से ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, उनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर पाती है, दूसरी नहीं कर पाती। तीसरी ऑप्शन है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट आउट ऑफ 2 एंड 3 इज करेक्ट, कि इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही है और वो जो सही है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर देती है। और चौथा है कि दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। अगर स्टेटमेंट ही गलत है तो एक्सप्लेनेशन का सवाल ही नहीं आता। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें? देखो, एक चीज तो समझ लो कि कोई स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ हाँ प्रिपरेशन करते हुए आप कोई इसमें चेंज कर दो अपनी प्रिपरेशन में इस तरह के क्वेश्चन को देख के, नहीं, कोई स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। ध्यान क्या रखना होता है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, कॉमन सेंस या लॉजिकल माइंड आपको हमेशा अपना ऑन रखना है। अगर उसको साइड रखोगे, ये सोचोगे अच्छा यार ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं और इससे मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के सोचूंगा नहीं, तो वो गलत चीज है। बहुत क्वेश्चंस में चाहे आपने कोई चीज ना भी पढ़ी हो, अगर आप अपना लॉजिकल माइंड, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या है? रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर विदरिंग ऑफ रॉक्स। अब ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो ये तो स्टेटमेंट आपको पता ही है कि हाँ ये स्टेटमेंट तो एक फैक्ट है ही। उसके बाद स्टेटमेंट 2 और 3, यहां पर करेक्ट इनकरेक्ट वाली चीज जो है वो स्टेटमेंट 2 और 3 के रेफरेंस में आ रही है। स्टेटमेंट 1 तो एक इन्होंने फैक्ट लिख दिया। स्टेटमेंट 2 क्या है? रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। अब वैसे तो अगर आपने ज्योग्राफी के बेसिक्स पढ़े हो आपको पता ही होगा कि हाँ ये चीज सही है। अगर नहीं भी आपने एग्जैक्टली ये लाइन पढ़ी तो आपको इतना तो एक कॉमन सेंस होनी चाहिए ना कि रेन वाटर जो है अब ऊपर से आ रहा है तो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं वो तो डिसॉल्व होंगी ही ना बारिश के पानी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेरिक गैसेस में होती है, डेफिनेटली होती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है तो कल रेन वाटर का जो सॉल्यूशन है, जो रेन वाटर का सॉल्यूशन आप कह सकते हो, एक तो ऊपर से पानी आ ही रहा है, प्लस जब एक किसी रॉक के ऊपर पड़ेगा तो एक सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ना, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं
रेन वाटर को एसिडिक भी बना देती है, और जो चीज एसिडिक होगी वो डेफिनेटली जो रॉक्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो एक तरह से एसिडिफिकेशन की वजह से रॉक की वेदरिंग होगी। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस से सही है, एटमॉस्फेरिक गैस है। स्टेटमेंट 3 क्या है? रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये भी है ऑक्सीजन। जो भी गैसेस एटमॉस्फेयर में है वो तो मिक्स हो ही जाएंगी ना रेन वाटर के अंदर। उसके बाद उनका इफेक्ट जब वो रॉक के साथ आके रिएक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करती है, तो क्या होता है, तो वो चीज आपको देखनी है। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यहां पर एसिडिक बन गया पानी तो वो अपना रिएक्शन करेगा। तो दोनों ही कहीं ना कहीं रॉक को जो है वेदरिंग ऑफ रॉक के प्रोसेस में एक अपना कंट्रीब्यूशन करेंगी। तो अब ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब मैं कहूं आपको इसके लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन करनी है, कुछ स्पेशल माइंडसेट रखना है, नहीं, जस्ट अपने फैक्ट्स पे, अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखना है, प्लस इस तरह के क्वेश्चंस करते हुए अपना लॉजिकल माइंड और कॉमन सेंस को ऑन रखना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आए हैं उन पे नजर मार लेते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको एक तरफ रीजन दे रखा है, एक तरफ नेम ऑफ माउंटेन रेंज दे रखा है, एक और टाइप ऑफ माउंटेन दिया हुआ है। अब जब आप फिजिकल ज्योग्राफी करते हो तो इंडिया के अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर डेफिनेटली अलग अलग जो माउंटेन रेंजेस है उनको लोकेट करते हो मैप पे, उनको ध्यान में रखते हो, वो कहां पर है, डेफिनेटली उनकी लोकेशन को ध्यान में रखते हो, उनकी हाईएस्ट पीक क्या है वो भी ध्यान में रखते हो, वो किस टाइप के माउंटेन्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हो। अब नॉर्मली हमें आदत होती है कि 2 कॉलम्स की मैचिंग हम करें, यहां पर 3 की करवा दी। अगर हमारे फैक्ट्स सही हैं, हमने ढंग से अपनी इंफॉर्मेशन कंपाइल की है, तो हमें चाहे 4 कॉलम दे दो। अब यहां पे मान लो हाईएस्ट माउंटेन रेंज लिख देते हैं तो वो भी हमें आना चाहिए था। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या अलग कोई प्रिपरेशन चाहिए? अगेन नहीं चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर चाहिए जो मैं आगे भी मेंशन करता हूं, क्या कि अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह कंपाइल करो सिमिलर इंफॉर्मेशन को। जो सिमिलर इंफॉर्मेशन है आपकी, जो एक चीज से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है, वो एक जगह कंपाइल्ड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक फैक्ट, कोई एक टॉपिक कवर कर रहे हो स्टैटिक पार्ट से, उसके नोट्स आपने बनाए, अब आप डायनामिक जब पार्ट कवर कर रहे हो, मतलब अपना करंट अफेयर न्यूज़पेपर वाला पार्ट, वहां उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आई, उसको आप एक अलग करंट अफेयर वाली बुकलेट में बना रहे हो। ऐसे नहीं करना है आपको। कोई चीज जो आपको लगता है कि स्टैटिक पार्ट से रिलेट हो गई है, उसको स्टैटिक पार्ट के नोट्स के साथ वहीं कंपाइल कर दो। अगर डिजिटल फॉर्म में बना रहे हो तो कर सकते हो, लूज शीट्स पे बना रहे हो तो कर सकते हो। इसीलिए जो बाइंडेड रजिस्टर्स होते हैं उसमें आपको अपने नोट्स नहीं बनाने हैं। उससे क्या होगा, जब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, किसी और फॉर्म में आ जाए, आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, और फैक्ट्स को याद रखने के तो कई सारी ट्रिक्स आप अपना ही सकते हो। जैसे अब ये माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज है, किस रीजन में फॉल करता है, किस टाइप का है, उसकी हाईएस्ट पीक क्या है, उनके जो नाम है उनको आपस में एक आप फोटोजेनिक मेमोरी अपनी यूज करके दिमाग में कोई एक छोटी सी एक वीडियो सीन बना लो अपने दिमाग में उस चीज से रिलेटेड, एक फनी सा, सो दैट जब वो चीज आए तो वो सारी की सारी चीजें आपस में रिलेट हो जाए। ऐसे ही वाटरफॉल, रीजन, रिवर, स्टेट, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपकी रिलेट हो जानी चाहिए। वैसे तो जब आप इस तरह से कोई भी रिवर को कवर करते हो तो हम जब नोट्स बनाते हैं तो हमेशा यही सजेस्टेड होता है कि इसी फॉर्म में बनाओ, ताकि चीजें जो है आपस में आपकी ऑलरेडी रिलेटेड हो। बट हर इंफॉर्मेशन को आप टेबुलर फॉर्म में नहीं बना सकते, बट यूपीएससी हर इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में पूछ सकता है। तो आप कनेक्ट कैसे कर पाओगे? जब वो सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह कंपाइल्ड होगी, तो उस केस में आपकी जो डॉट्स हैं वो इजीली कनेक्ट हो जाएंगी। बिखरी हुई डॉट्स इजीली कनेक्ट जल्दी नहीं हो पाएंगी, अगर होंगी भी तो उसमें एरर का स्कोप रहेगा, कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगेन कोई स्पेशल टाइप की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, बट नोट्स आपके सही स्ट्रेटेजी के साथ बने होने चाहिए। यहां पर भी आप देख सकते हो आर्कियोलॉजिकल साइट, स्टेट, डिस्क्रिप्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ हर क्वेश्चन आपको इस टाइप का आना ही चाहिए या आता ही होगा, बट जो आपने पार्ट कवर किया अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो वो इस वजह से नहीं हो पाया कि भाई इस तरह से मैचिंग पूछ ली, तो वो गलत चीज है, वो होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन था ये मैं कह दूंगा ठीक है, किसी ने बाय चांस पढ़ लिया तो ठीक है, ये एक हायरार्की का क्वेश्चन था, तो हम कुछ क्वेश्चंस को ये मान के ही चलते हैं कि अगर हमने बाय चांस वो कहीं पढ़े थे तो ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड आपके सिलेबस या टेक्स्ट के पार्ट नहीं थे या नोट्स के पार्ट नहीं थे, वो एक्सेप्शन चलती है। बट ये वाला क्वेश्चन
या ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप कर पाओ, क्योंकि आपने अपना स्टैंडर्ड सिलेबस कवर किया है। सो आई होप जिन स्टूडेंट्स का डाउट था कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो अब क्लियर हो गया होगा, और क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या माइंडसेट रखना है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।